आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहां लाया गया। जहां बादल फटे उस इलाके में ऐसी आफत टूटी जिसका आकलन अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे हालात बिगड़े कि अब तक पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल पा रहा। वहां हालात ऐसे हैं कि बचाव कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। कदम कदम पर मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। फिर भी ग्राउंड जीरो पर कई बचाव दल मौजूद हैं। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल हुई तबाही के बाद फौरन रेस्क्यू टीम मौके की ओर रवाना कर दी गई। जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया, तब से वहां बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। इस बचाव कार्य में सेना और आईटीबीपी जुटी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मशक्कत कर रही हैं। पुलिस, राजस्व विभाग की टीम, फायर सर्विस भी तैनात है। जिंदगी बचाने की इस जंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर। और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। ये हाल है उत्तरकाशी के धराली का। धराली के इस हिस्से में कल विनाश लीला हुई। उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। लोग ना तो वो चीख भूल पा रहे, ना ये हाहाकारी तस्वीरें आंखों से ओझल हो रही। बादल फटने की घटना में उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे 34 को भी नुकसान पहुंचा। हाईवे करीब 100 मीटर तक सैलाब की वजह से धंस गया। उसकी मरम्मत के लिए लगातार बीआरओ जुटी है। हालात ऐसे हैं कि धराली जा रही आज तक की टीम भी हाईवे टूट जाने की वजह से कई घंटे तक भटवारी गांव पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवारी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहां से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी मदद भी ली जा रही है, ताकि राहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें ड्रोन्स, लोकेशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, आरआर शॉ, डायमंड चेन शॉ, कार्बाइड टूल्स, चेन शॉ, चिपिंग हैमर, पेलिकन लाइट, ड्रैगन लाइट जैसे उपकरणों की मदद से बचाव कार्य में जुटी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है सड़कों और पुलों का टूट जाना। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक धराली में कल हुए हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचाया गया है। धराली से मंजीत नेगी, ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और अंजलि इस्टवाल के साथ आशुतोष मिश्रा आज तक। उत्तराखंड के धराली में ही तबाही नहीं आई, बल्कि भारी बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब ने धराली जाने वाले रास्तों को भी बर्बाद कर दिया। यह सिलसिला धराली से 35 किलोमीटर पहले भटवारी से ही शुरू हो गया।
आज तक पहला चैनल है जो धराली के पास बेहद नजदीक, हम उस धराली उस आपदा के केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर नजदीक हैं और वो 35 किलोमीटर की दूरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि जहां तहां इस ऑपरेशन को रोकने में मानो प्रकृति बाधा बन गई हो। कहीं भागीरथी का सैलाब तो कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा और तो और रास्ते में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई लोगों को बचाया गया है, मरने वालों का आंकड़ा अभी 4 है। राहत बचाव कार्य के लिए जो एजेंसियां मुस्तैद थीं वो राहत बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ा खतरा ये है कि जो अतिरिक्त फोर्स रेस्क्यू फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, जो तमाम देहरादून उत्तरकाशी होते हुए आगे पहुंचना चाहती है, वो यहां भटवारी में थम गई है और उस रफ्तार को थामा है इन दरारों ने। ये दरारें जो भागीरथी के लहर के चलते बनी हैं, भागीरथी में उफान आया और उस उफान ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो कि सामरिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उसको बहा ले गई। पीछे एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बीती रात बह गया। अब इसको रिस्टोर करने के लिए पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि एक रास्ता बने, और जब ये रास्ता बनेगा तो पीछे सैकड़ों की संख्या में जो मददगार हैं, जो देवदूत हैं, वो यहां से निकलेंगे। ऐसे रास्ते दिल्ली से लेकर के भटवारी तक, इस पूरे रास्ते में जहां तहां लैंडस्लाइड हमने देखे हैं। इस तरह पहाड़ों से मलबा दरकते हुए नीचे आया है और ऐसे ही मलबों ने रास्ता रोका है मदद का। बहरहाल 100 से ज्यादा वो लोग, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के लोग हैं, वो इस समय पूरा अभियान चला रहे हैं मदद के लिए। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरें किस तरह इस इलाकों में दिखाई पड़ते देखिए, जहां तहां पहाड़ दरके हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से अलग अलग, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी है, इस 35 किलोमीटर के मार्ग पर दरअसल आगे गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है जहां सब कुछ थम गया है। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन जब बारिश हुई, जब लैंडस्लाइड हुई, जब क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की घटनाओं के बाद देखिए कैसे प्रकृति बेरहम हो जाती है, जब जहां तहां पहाड़ कुछ इस तरह खिसकते नजर आते हैं, मानो जैसे कोई रेत का टीला हो जो हवा के साथ नीचे आ रहा हो। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। मैं भटवारी में हूं, उन्हीं इलाकों में जहां पर रास्ता रुक गया है, रास्ता बंद है। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर आईटीबीपी कैंप से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है? क्या लोगों को वहां पर अभी भी रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है? क्या जानकारियां हैं अभी? श्वेता, हम आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर, 2 सेना के हेलीकॉप्टर हैं, 2 सिविल हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी मदद से जो थराली में लोग घायल थे, पहली प्राथमिकता देखिए सेना के ये जवान हैं जिनको लाया जा रहा है। 11 जवानों को रेस्क्यू किया गया है और इसमें खास बात है अग्निवीर भी शामिल हैं जो उस आपदा का शिकार हुए थे और जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उस आपदा में लोगों को बचाने का काम किया। ये देखिए, इनके पैर में चोट लगी हुई है, सिर पर चोट है। इसी तरह से इन हेलीकॉप्टर के जरिए 11 जवानों को अब तक यहाँ पर लाया जा चुका है। ये उत्तरकाशी का आईटीबीपी का मातली कैंप है जहाँ पर सिविल और मिलिट्री चेतक हेलीकॉप्टर से इन जवानों को लाया गया। एक के बाद एक देखिए आप जवान यहाँ पर लाए जा रहे हैं। आईटीबीपी ने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी, पहले से स्ट्रेचर की व्यवस्था थी। आईटीबीपी का यहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद है और उसमें इनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। लगभग 24 घंटे के बाद ये जो राहत और बचाव का काम है वो शुरू हो पाया क्योंकि मौसम ठीक हुआ है और अब एक के बाद एक इन जवानों को यहाँ लाया जा रहा है। अग्निवीर को लेकर लगातार देश में चर्चा रही है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में इन अग्निवीरों ने अपने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ अपने साथी जवानों को बचाने का काम किया, वहां पर फंसे लोगों को बचाया और खुद भी उस आपदा का शिकार हुए। तो इस तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है और आईटीबीपी ने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी एम्बुलेंस की, स्ट्रेचर की। एसडीआरएफ के जवान हैं और यहीं पर मातली में आईटीबीपी का जो हॉस्पिटल है वहां पर इन जवानों को एडमिट कराया जा रहा है। ज्यादातर जो जवान है आप देखें उनको पैरों में चोट लगी है, सिर पर चोट है, चेहरे पर चोट है और लेकिन ये इस बात का कहा जाएगा कि अब कम से कम ये इनको सुरक्षित 24 घंटे के बाद बचाने में कामयाबी मिली है क्योंकि मौसम ने अब साथ दिया श्वेता। और अब यहाँ पर इन 11-12 जवानों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और आप देखें लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर। पहली प्राथमिकता जवानों को, जो लोग फंसे हुए थे
उनको निकालने की थी, उनको बचाने की थी। और उसके साथ ही वापसी में जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे कम्युनिकेशन, मेडिकल, दवाइयाँ और दूसरे जरूरी साजो सामान भी वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी अगर मैं धराली की बात करूं तो उत्तरकाशी से आगे जो रास्ता है वो पूरा टूटा हुआ है, सड़क से लोग नहीं जा पा रहे हैं, प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए इन लोगों को, जवानों को बचाने का काम स्वतः किया जा रहा है। नहीं, बहुत राहत लग रही है ये बात सुन के कि जो जवान कल लापता बताए जा रहे थे और उनमें से कई जो आप बता रहे हैं कि जो मदद करते हुए उस आपदा की चपेट में आए हैं, उन सबको यहाँ पर लाया जा रहा है। चूंकि जो जैसा मंजीत भी बता रहे हैं, जो कैंप है सेना का वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था। जिस आईटीबीपी के कैंप में इस समय मंजीत मौजूद है उत्तरकाशी में, ये बाकी इलाकों से, शहर के इलाकों से, गांव के इलाकों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए यहां का जो अस्पताल है वहां पर इन लोगों को अभी फौरी तौर पर लेकर आया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, मंजीत से हम और खबर कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी इस आपदा पर दी है कि धराली से अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उस समय जितने लोग वहां पर मौजूद थे उसके हिसाब से ये बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर संभव मदद की जा रही है, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। वहां पर जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहां पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहां शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से, सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहां एक पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से, और वहां का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहां पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन, ये मोबाइल चूंकि वहां पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है, हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। तो अब तक जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी ये आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की को हताहत हुए हैं इस पूरी आपदा में, लेकिन राहत की बात है कि 190 लोग अब तक निकाले जा चुके हैं मलबे से, वहां पर लोगों को बचाया जा चुका है और जिसको भी इलाज की आवश्यकता है वो अभी दी जा रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्का पहनने वाली महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मनचले को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद में यह आरोपी लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा था। रविवार को भी इसने एक महिला से छेड़खानी की। इसका वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। लोग आदिल नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार मनचलों को खबरदार करते आए हैं। जो मनचला इस चेतावनी को नहीं मानता उसका ये हश्र होता है। क्या बोल रहे हैं? सर जिंदगी में कभी नहीं होगी, सर कभी नहीं होगी सर, बचा देगा। अस्पताल के बेड पर कान पकड़कर जान की भीख मांगता ये वो मनचला है जिसकी हरकत देख किसी का भी खून खौल उठेगा। सोमवार को ये वीडियो वायरल होता है जिसमें इस मनचले ने एक बेहद शर्मनाक और घटिया हरकत की।
इस वीडियो में ये मनचला बुर्का पहने एक मुस्लिम महिला को बीच गली में दबोच लेता है। इसके बाद आदिल नाम का ये बदमाश महिला के साथ अक्षम्य अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है और फिर भाग जाता है। क्या बोल रहे हैं? मुरादाबाद में ये वारदात रविवार की है। सोमवार का इसका वीडियो सामने आता है और 24 घंटे के भीतर ये मनचला अपने कान पकड़कर माफी मांगता दिखता है। किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। जिंदगी में कभी नहीं हुई, शोर सर कभी नहीं हुई, सर बचा रहे तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। सर शोर बचा लो सर, जिंदगी में कभी नहीं हुई, शोर सर कभी नहीं हुई, सर बचा रहे। बचा लो की गुहार लगाने वाले आदिल का मुरादाबाद में आतंक बताया जाता था। इसने महिलाओं का बाहर निकलना इस इलाके में मुश्किल कर दिया था। वो लगातार बुर्का पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाता रहा। जून महीने का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये गली में बुर्का पहने निकली महिला के साथ शर्मनाक हरकत करता है। आदिल की घटिया सोच और हरकत को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी की मांग पहले से हो रही थी। इस आरोपी का नाम आदिल सैफी है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ है। जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो दावा है इसने गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आदिल के पैर में गोली लगी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फोन को लेकर के जो हम लोग गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में से जो नागफनी आज नट बाबा मंदिर के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे। इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। संदिग्ध था, भागा, हमने पीछा किया। आगे नट बाबा मंदिर के आगे जो चांदमारी घाट है उसके पास उसकी बाइक फिसल गई और उसके बाद वहाँ से भागने का उसको कोई रास्ता नहीं था। उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें उस घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसने अपना नाम आदिल बताया है। आदिल सन ऑफ पप्पू उमरी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र कांठ का है और यहाँ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं इसलिए भागा कि कल मेरे द्वारा शाम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था। 22 साल का आदिल मुरादाबाद में कांठ इलाके के उमरी गांव का रहने वाला है। डिप्टीगंज इलाके के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। पुलिस ने उसके पास से बिना नंबर की बाइक और 315 बोर का तमंचा कारतूस के समेत बरामद किया है। जिस तरह से मुरादाबाद पुलिस ने इस मंचले पर कार्रवाई की, उससे इलाके की महिलाओं ने राहत की सांस ली है। कार्रवाई से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं प्राउड फील कर रही हूँ इस वजह से कि मैं यूपी की पुलिस जो है उनको प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने इस घटना पे तुरंत कार्रवाई की। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब हमारी यूपी की पुलिस ने बहुत अच्छे काम किया है और हम अपने लिए मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि आगे हमारी सेफ्टी हो रही है। खबरें सरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एसडीआरएफ बिल्डिंग वहां पर लगाई जा चुकी है, तो तमाम दावे उस पर भी किए गए हैं। उसमें से कितने दावे सही साबित हुए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जल्दी से डॉक्टर अंकित अग्रवाल हाइड्रोलॉजिस्ट है, आईआईटी से जुड़े हुए हैं। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। 2014 में उसमें से कई प्रोजेक्ट्स पर अदालत ने रोक भी लगाई थी और कहा था कि अब बस हुआ। 69 प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके में बनने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर रोक भी लगा दी गई थी। अब यह डिजास्टर के बाद आगे क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए वहां पर? थैंक्स। Before I start and go to your question, I would just like to go with what Dr. Dobal and Professor Sundrial mentioned. I would like to comment on this. They very rightly mentioned the right point. सर आप हिंदी में प्लीज बात करिए। अच्छा, अगर आप हिंदी में बताएंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। So डॉक्टर दोबाल और प्रोफेसर सुंदरियाल ने बताया कि एक संभावना, एक अनुमान हो सकता है कि ऊपर लेक बन गई हो, वो बस्ट हुई हो और ग्लेशियर बस्ट का केस हो सकता है।
ये बहुत सही बताया, और जो डॉक्टर डोभाल ने बोला कि जिस हिसाब से 9,000 मीटर की हाइट है, फीट की हाइट है, तो हो सकता है क्लाउड बस्ट ना हो। बहुत सही पॉइंट इन्होंने डॉक्टर डोभाल ने रेज किया है। लेकिन जो क्लाउड बस्ट है वो सिर्फ हाइट से लिंक नहीं है, वहां मॉइस्चर, कन्वर्जेंस, लोकल प्रोसेसेस मैटर करते हैं। और जो डॉक्टर प्रोफेसर सुंदरियाल ने कहा कि हाई सैटेलाइट रिजोल्यूशन से इमेजेस आ जानी चाहिए थी, सो मैं ये कहना चाहूंगा ये इमेजेस आ चुकी है, IMD की ब्रीफिंग हो चुकी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है। इवन हमारा एनालिसिस बोलता है 300 mm, कल 5 अगस्त को 300 mm, टोटल 300 mm बारिश हुई है 24 घंटे में। और अगर हम जिस 1 घंटे की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्लाउड बस्ट बोले या एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल बोले, अगर क्लाउड बस्ट नहीं बोलना है, हम अतिवृष्टि बोले उसको, तो 170 से 180 mm बारिश वहां पे हुई है 1 घंटे में। सो सर्टेनली अगर हम एक अपने इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कोड, जो उनका एक ऑफिशियल कोड है, जो नेशनल कोड है, उसे रेफर करें, सो हम इसे क्लाउड बस्ट कह सकते हैं। नहीं कहना है तो हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज क्लाउड बस्ट इज नथिंग बट दी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल। उसके बाद में चलता हूं, जो आपने पॉइंट अभी रेज किया, क्या जो वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या वो चलने चाहिए? अगर आप देखें तो ये फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड मीन्स बहुत पानी आया है या बारिश हुई है, पानी आया है, उस पानी को अगर हमें ऑप्टिमम यूज करना है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम मानसून की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन मानसून मंथ्स की भी बात कर रहे हैं जहां पानी नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन की, बिकॉज ये रीजन एक फ्रेजाइल डोमेन है, बहुत यंग माउंटेन्स हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसे प्रिजर्व करना हमारा काम है, हमारा ध्येय भी है। और ये सारे प्रोजेक्ट, जितना मैं कहूँगा, जितनी हम इन्वॉल्व हैं, मीटिंग में बात कर रहे हैं, सारे सस्टेनेबिलिटी को हम स्कोर में रखते हुए, बिल्कुल मुद्दे में रखते हुए हम बात कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आप डॉक्टर प्रोफेसर सुंदरियाल ने टच किया पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग ना, तो अगर मैं उस पे जाऊं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और सर ने एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया, 4000 मीटर से ऊपर टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, IPCC की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो अगर उन चीजों से लिंक किया जाए तो ये जो मुद्दे हैं, जो क्लाउड बस्ट है, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये बढ़ेंगे। अगर पानी बढ़ रहा है, वाटर यील्ड बढ़ रही है इस एरिया में, सो ये इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस रीजन के लिए। हमारा काम है कि हम सस्टेनेबिलिटी को कोर में, हम ये मेक श्योर करें कि हमारे जो फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है, जो हम उसकी फ्रेजिलिटी का पूरा कंसिडरेशन रखें। पर विकास इस एरिया में बहुत बहुत जरूरी है, नाजुक है, बिल्कुल जरूरी है सर, पर हमारा जो है इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंकित अग्रवाल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा इसमें छेड़ा हुआ है। आपका यह कहना है कि यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आप यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, और इसके सामने कई बार हम कितनी भी कोशिश करें, उसके सामने वो कम ही साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि जरा आंकड़े लोगों के सामने हम रखें, क्या उत्तराखंड में खास करके उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स जो हो रही है, और खास करके बारिश के मौसम में ये ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, उस पर जो रिपोर्ट आई हुई है, और ये डेटा इसरो के तरफ से दिया गया था, जो सैटेलाइट इमेजिनरी है और बाकी सारी चीजों के मदद से ये डेटा दिया गया था। जरा वो डेटा पर एक बार नजर डाल देते हैं हम लोग। वो डेटा अगर हम दिखाएंगे स्क्रीन पर तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, 216 लैंडस्लाइड 2018 में देखी गई थी, 2019 में 254 लैंडस्लाइड्स देखी गई थी, 2020 में 328 लैंडस्लाइड्स, 2021 में 354, 2022 में 245। तो एक पैटर्न नजर आता है हमको कि हर साल करीब करीब उतनी ही संख्या में लैंडस्लाइड देखी गई है। लेकिन 2023 में देखिए 1100 लैंडस्लाइड्स 2023 में। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है डॉक्टर अग्रवाल। यह लैंडस्लाइड अचानक कैसे बढ़ रही है? चलिए, मैं मानता हूं कि आज की स्थिति में इसका आकलन तो हम इस तरीके से कर ले, लेकिन आप नंबर देखिए ना, अचानक उसमें जंप यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं इस बारे में। ये बहुत दुखद है कि इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन मैं फिर से